नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत से इन्वेस्टर्स के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं, यानी कि गलत धारणाएं हैं, और इन्हीं मिथ्स के कारण बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपना जो डिसीजन है वो गलत लेते हैं, और इसी मिथ्स को आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या तो कोई गलत धारणाएं हैं तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ के क्लियर कर ले। हमारी टीम हर कमेंट का जवाब देती है। तो चलिए बढ़ते अपने पहले मिथ की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलत धारणाएं हमारे जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिमाग में यह है कि अगर हम एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करेंगे तो हमारी कंपाउंडिंग रुक जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भी कंपाउंडिंग होती है वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होती है, बल्कि जो भी कंपाउंडिंग होती है वो किसी भी म्यूचुअल फंड के एनएवी के ऊपर में होती है। इसलिए आपको हर म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर में ध्यान देना है और ये पता करना है क्या कि वो कितना CAGR दे रहा है, कितना कंपाउंड एनुअल रिटर्न दे रहा है आपको। और अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहा है, सही CAGR नहीं दे रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, तो आप उस म्यूचुअल फंड से स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये निकल के आती है क्या कि किसी भी म्यूचुअल फंड में स्विच करने से पहले आप उस म्यूचुअल फंड को 1 से 1.5 साल तक का समय जरूर दें। फिर भी उसका परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग में अच्छा नहीं है, तभी आप उस म्यूचुअल फंड से स्विच करने का डिसीजन लें। और ये बात आप दिमाग से निकाल दें कि इससे आपकी कभी भी कोई कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी। और दोस्तों, अगर आप वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देंगे तो मेरा जो सब्सक्राइबर काउंट 40,000 पे रुका हुआ है, इसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और मेरा सब्सक्राइबर काउंट भी 50,000 तक पहुंच जाएगा, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट होगा। इसलिए प्लीज दोस्तों, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे और ये लाल वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मेरे सब्सक्राइबर काउंट को भी 50,000 तक पहुंचा दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों, दूसरा मिथ यानी गलत धारणाएं निकल के आती हैं म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से रिलेटेड, या तो मैं ये भी कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि चलो आज मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में अगर वो फाइनल अमाउंट 1.5 लाख रुपए का हो गया है तो इसका क्लियर कट मतलब ये है क्या कि मैं 50,000 के प्रॉफिट पे हूं। तो अब मैं ये करता हूं क्या कि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 1 लाख रुपए, उसको मैं निकाल लेता हूं और जो 50,000 रुपए जो कि मेरा प्रॉफिट या कैपिटल गेन था उसको मैं रहने देता हूं। इससे क्या होगा कि मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सोच जो आपके दिमाग में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड से जितना भी पैसा रिडीम करते हैं, चाहे आप 1 रुपए ही किसी म्यूचुअल फंड से क्यों ना रिडीम करते हो, उस 1 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक पार्ट होगा प्रिंसिपल पार्ट, दूसरा पार्ट होगा कैपिटल गेन्स, जिसको हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। और उसी कैपिटल गेन्स के ऊपर में आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और ये कैपिटल गेन क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने इस दोनों वीडियो में आपको बहुत ही क्लियर कट बता दिया है। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप सोचते हैं क्या कि 15-20 साल तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 15-20 साल के बाद में आपका जो फाइनल कॉर्पस है वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का हो जाएगा, तो उसके ऊपर में आपको बहुत ही बड़ा मैसिव टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स से कैसे बचा जाए, इसकी प्रैक्टिस आपको आज से ही शुरू कर देनी पड़ेगी। और ये जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो बनाया है, इसमें मैंने बहुत ही क्लियर कट बताया है क्या कि आप कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, कि 15-20 साल के बाद में भी अगर आप 1-1.5 करोड़ के कॉर्पस पे बैठे हैं तो आपको 0 रुपीस का टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो अगला सबसे बड़ा मिथ या कंफ्यूजन मार्केट में ये है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड की एनएवी कम होती है वो अच्छा होता है और जो म्यूचुअल फंड की एनएवी ज्यादा होती है वो खराब होता है। तो इस पर्टिकुलर मिथ को मैं बस्ट करने के लिए 2 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है क्या कि म्यूचुअल फंड को आंकने के लिए सबसे पहला पैरामीटर जो है उसका नाम है एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। और इस पैरामीटर में हम लोग वैल्यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्राइस वर्ड का, क्योंकि जब हम लोग स्टॉक और शेयर की बात करते हैं तो स्टॉक्स के प्राइस होते हैं, शेयर्स के प्राइस होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का कोई प्राइस नहीं होता है, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू होती है। इसलिए इसके पैरामीटर का नाम रखा गया है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। और ये वैल्यू कहां से डिराइव होती है, ये वैल्यू इसके अंडरलाइंग स्टॉक्स और बॉन्ड से डिराइव होती है। जितने भी इसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स और बॉन्ड होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वही इसके एनएवी में रिफ्लेक्ट करेगी। तो प्राइस एंड वैल्यू के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल को लेते हैं। मान लेते हैं क्या कि म्यूचुअल फंड ए का एनएवी 100 रुपए है
और म्यूचुअल फंड बी की NAV 200 रुपए है और दोनों म्यूचुअल फंड बस एक ही स्टॉक होल्ड करते हैं और उस स्टॉक का नाम है टाटा कंसल्टेंसी, यानी कि TCS दोनों के पोर्टफोलियो में है और बस यही एक स्टॉक है दोनों के पोर्टफोलियो में। तो मान लेते हैं क्या कि आज की डेट में TCS के स्टॉक प्राइस में 10% की उछाल आई, तो यही जो 10% का उछाल है TCS में, वही उछाल उसके म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग में दिखाई देगा। तो म्यूचुअल फंड A जिसकी NAV 100 रुपए है, उसका NAV 10% इंक्रीज होकर के 110 रुपए का हो जाएगा और म्यूचुअल फंड बी जिसकी NAV 200 रुपए है, उसमें भी 10% की उसकी NAV वैल्यू में उछाल आएगी और उसका NAV 220 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरीके प्राइस और वैल्यू के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी म्यूचुअल फंड्स की NAV ज्यादा होती है, एक्चुअली में और मोस्टली वो म्यूचुअल फंड्स बेटर होते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी म्यूचुअल फंड्स के NFO आते हैं वो बेसिकली 10 रुपए के NAV से ओपन होते हैं, बेसिकली और मोस्टली 10 रुपए के NAV से ओपन होते हैं। मान लेते हैं 2015 में दो म्यूचुअल फंड्स आए थे, म्यूचुअल फंड A, म्यूचुअल फंड B, दोनों की स्टार्टिंग NAV 10 रुपए थी, लेकिन आज 7 साल के बाद में म्यूचुअल फंड A की NAV 50 रुपए हो गई है और म्यूचुअल फंड B की NAV अभी बस 30 रुपए की है। इसका क्लियर मतलब ये है क्या कि म्यूचुअल फंड B ने आपको 7 साल में सिर्फ 3 गुना का रिटर्न दिया है, जबकि म्यूचुअल फंड A ने आपको 7 साल में 5 गुना का रिटर्न दिया है। इसलिए किसी म्यूचुअल फंड की NAV ज्यादा है तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं क्या कि उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है, इसलिए उसकी NAV ज्यादा है और उसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। तो दोस्तों ये जो मिथ है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो पिछले 1-2 साल का रिटर्न देख लेते हैं और उसके बाद में अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं, और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज के जमाने में, जिससे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को निराशा हाथ लगती है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके सिर्फ 1 साल का परफॉर्मेंस नहीं देखना है, बल्कि अगर आप उसके रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ट्रैक करने की जरूरत है। अगर आप उसके रिटर्न्स को देख भी रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 साल का रिटर्न आप उसका जरूर देखें। और सबसे मेजर बात यह है कि हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके पोर्टफोलियो को देखना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसके म्यूचुअल फंड्स में जो भी डेविएशन है वो ज्यादा नहीं होता है, और क्योंकि इसका जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में आप अगर सेक्टोरल फंड्स ले लें, जैसे कि फार्मा स्टॉक्स हो गया और उसी तरीके से दूसरे सेक्टर्स हो गए, तो ये पर्टिकुलर एक सेक्टर पे सिर्फ डिफाइन करते हैं। अगर वो सेक्टर इस साल में अच्छा चल रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे, अगर अगले साल में वो सेक्टर खराब चल रहा है तो उससे आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके पोर्टफोलियो को जानना जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर। दोस्तों ये पर्टिकुलर जो गलत धारणाएं हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में, ये बहुत ही ज्यादा आती है। कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये सोचता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 फंड्स रख लूं और इससे क्या होगा कि मेरा रिस्क कम हो जाएगा, इससे मेरा रिटर्न्स बहुत अच्छा आएगा और इससे पता नहीं और क्या क्या होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में 5 से 6 ही म्यूचुअल फंड्स रखें, इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है क्या कि हमारे जो स्टॉक्स मार्केट है या म्यूचुअल फंड्स है उसमें 4 ही 5 मेन सेक्टर है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। तो इसमें तो आप इन्वेस्टमेंट रखें। इसके अलावा आप 1-2 जो सेक्टोरल फंड्स है या जो इंटरनेशनल फंड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स होता है या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, तो जैसे मैंने आपको पिछले मिथ्स में बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए इसमें आप 10 से 15% से ज्यादा का एक्सपोजर ना रखें और आप 4-5 जो मेन कैटेगरी है बस उसी में इन्वेस्टमेंट रखें। और दूसरा पॉइंट ये है क्या कि मान लेते हैं आपने लार्ज कैप के 2 म्यूचुअल फंड्स ले लिए हैं, मिड कैप के 2 म्यूचुअल फंड्स ले लिए, फ्लेक्सी कैप में 2 म्यूचुअल फंड्स ले लिए हैं, तो इससे आपको ओवरलैपिंग का बहुत ज्यादा खतरा है। और ये ओवरलैपिंग के खतरे को मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीदने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, बस आपका पैसा टूटेगा, आपका हेडेक बढ़ेगा और आपकी ओवरलैपिंग बढ़ेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़ रहे हैं। तब तक दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।